Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द होम्योस्टेसिस अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। फर्स्ट वी सी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस एंड रीजन ऑफ नेमिंग ऑफ द होम्योस्टेसिस। Reason of name of the homeostasis, it is a combination of two words. Homeo means same and stasis means static or maintain or similar conditions. Homeostasis is defined as it is the balanced or maintains condition in the living organism body. इसके हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे आज के लेक्चर में और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे, सस्पेक्टेबल कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। So the definition of homeostasis is that it is the maintenance of internal conditions of the body at the equilibrium despite the changes in the external environment. It is mean to say that कि हमारी बॉडी में जितनी भी इंटरनल कंडीशंस हैं उनको इक्विलिब्रियम में रखा जाता है, इसके बावजूद कि अगर उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बैरूनी माहौल कैसा भी हो। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें ह्यूमन बॉडी की, तो उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसमें अगर कोई भी सीज़न है, विंटर सीज़न है या समर सीज़न है, तो उसमें जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं वो आती रहती हैं। तो क्या हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर 37 से 2 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा विंटर में, या समर सीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें 35 पे चला जाएगा या 45 पे चला जाएगा? नहीं, बल्कि ये इंटरनली इतना ही रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे इंटरनल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हों। अब हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको होम्योस्टेसिस में रखना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक वाटर मेंटेनेंस, सॉल्ट कंसंट्रेशन, हार्मोनल बैलेंस्ड एंड एंजाइम्स वर्किंग। अब अगर हम टेम्परेचर एक भी पॉइंट इंक्रीज़ कर देते हैं या हमारी बॉडी में फ्लक्चुएट कर जाता है तो हमें फ़ीवर होना शुरू हो जाता है। अब जब हम फ़ीवर के लिए जो है वो मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो ओरिजिनल टेम्परेचर है इंटरनली होम्योस्टेसिस में है वो दोबारा से मेंटेन हो जाए। तो जब हमारी बॉडी में फ्लक्चुएशंस अकर हो जाती हैं तो अगर हम एग्जांपल लें एंजाइम की, तो वो डीनेचराइज होना शुरू हो जाते हैं। जब डीनेचर्ड होंगे तो वो एक्टिवली वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। जब वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो एक हेल्दी पर्सन जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए इंटरनली होम्योस्टेसिस का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी पर्सन के लिए। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन द होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज के हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट अडोप्टेशंस अडॉप्ट करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें। अब इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अडोप्टेशंस को अडॉप्ट करने के लिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी, एवोल्यूशन होगी हमारे पास, तो स्पीशिएशन का प्रोसेस अकर होगा। अब जब स्पीशीज़ क्रिएट होंगी तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होगा। इस तरह से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो होम्योस्टेसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम देखें कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट या जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो है वो फिशेस इन्वॉल्व हुई थी। देन हमारे पास एम्फीबियन आते हैं, बिकॉज कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हुए इवॉल्व हुई थी डिफरेंट स्पीशीज़। उसके बाद हमारे पास रिप्टाइल्स, देन जो है वो मैमल्स, और इनके साथ साथ जो हैं वो बर्ड्स भी इवॉल्व हुए थे। तो जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो होम्योस्टेसिस में एक सेट पॉइंट हमें प्रोवाइड करती है ताकि जो
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं उनको अडॉप्ट करते हुए जो इंटरनल इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखा जाए। अब हमारे पास दो इन्वायरमेंट आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट हम उसे कहते हैं जो बॉडी के इंटरनल कंपोनेंट्स को मेंटेन रखने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम उसे कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के बाहर हो, एटमॉस्फेरिक रीजन में हो, जो हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हो, उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, और अगर हम 45 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस विंटर सीज़न में और 45 जो है वो समर सीज़न में इनकी एग्जांपल लें तो ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सस्पेक्टिबल कंपोनेंट्स। अब सस्पेक्टिबल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो बहुत ही हिसास कंपोनेंट हों कि जिनका मेंटेन रहना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। उनमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वाटर की मेंटेनेंस, सॉल्ट्स कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब हमारे पास नेक्स्ट इन कंपोनेंट्स की बेस पर होम्योस्टेसिस की टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आती है थर्मोरेगुलेशन, नेक्स्ट वन इज़ द ऑस्मोरेगुलेशन, एंड द थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मो मीन्स हीट एंड रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस, हीट एंड मेंटेनेंस। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। तो इसमें हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेंगे, मेनली जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हम एग्जांपल लेंगे, और अगर ये 37 से जो है अबव या बिलो हो जाती है तो हमारी बॉडी में फ्लक्चुएशंस काज करेगी, तो हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, इंटरनल कंडीशंस होंगी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो थर्मो रेगुलेटरी ब्रेन सेंटर है हमारी बॉडी में वो है ब्रेन। ब्रेन में जो है इसके थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं थर्मो रेगुलेशन के। क्या चीज़? थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसे हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से कोई भी स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, देन उस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये ऑस्मोसिस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑस्मोसिस रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट्स कंसंट्रेशन। मीन्स टू से कि सॉल्ट सल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेट रहे। मीन्स कि वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। अगर हम इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये किडनी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्मो रिसेप्टर है जो हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी में नेक्स्ट जो होम्योस्टेसिस की टाइप है वो एक्सक्रीशन आ जाती है। अब एक्सक्रीशन से क्या मुराद है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे हम रिमूव आउट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें वो तमाम चीज़ें एलिमिनेट कर दी जाती हैं ह्यूमन बॉडी से जो उसके लिए हार्मफुल होती हैं। तो हमारे जो
एक्सक्रीशन एलिमिनेटरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया एंड हमारे पास यूरिया एंड अमोनिया और अमाइंस। अगर हम इन वेस्ट की बात करें कि अगर हमारी बॉडी में ये रह जाता है तो हार्मफुल होंगे हमारी बॉडी के लिए। तो अगर यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म में रह जाता है तो वो हमारे लिए जॉइंट पेन्स का काज बनेगा। इसी तरह और अदर जो डिज़ीज़ हैं वो काज करेगा, लाइक स्वेलिंग इन द जॉइंट्स होना शुरू हो जाएगी और रैशेस ऑन द स्किन, हमारी स्किन पे जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज कि यूरिया जो है वो वेरी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यहीं तक लेक्चर था। नेक्स्ट हम कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।